हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। बिगिन करते हैं आज की पॉलिटी लेक्चर 6। हमने 5 लेक्चर्स पॉलिटी के कर लिए हैं कंप्लीट। ये आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है रिलेटेड टू प्रीलिम्स वो मैंने इस लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश की है। स्पेशली इस लेक्चर में आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे अपना, ठीक है, जिसमें आपके रेगुलेटिंग एक्ट, फिर चलिए एक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं, तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके, स्पेशली इस वाले लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं आपके वो आप कवर अप करने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपना आज का लेक्चर। लास्ट में फिर हम कुछ पीवाई के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ओके, द फर्स्ट वन इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फर्स्ट, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट के थ्रू कब हुआ था। प्रीलिम्स में क्या होता है कि एक्ट का ईयर पूछ लेते हैं कि कब आया था, 1774, 72 या 73 या ना। तो आपको एग्जैक्टली ईयर पता होना चाहिए इन एक्ट्स का, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ये। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके तहत क्या क्या चीजें हुई थी। इसमें गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट शुरू किया गया था, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। देन द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो टैग था गवर्नर ऑफ बंगाल से हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, वो इस एक्ट के थ्रू किया गया था। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, अंडर विच एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट, द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस में बहुत आते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो दैट वाज द वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 मेंबर्स आपके होते हैं, ठीक है ना। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया जिसके अंदर आपके 4 मेंबर्स होते हैं, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून्स एंड बावल, दीज आर द 4 मेंबर्स एट दैट टाइम। देन हैविंग द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, इनकी सैलरीज कुछ इतनी पाउंड्स थी एंड गवर्नर जनरल की सैलरीज कुछ 25,000 की पाउंड्स के अराउंड थी। Now, subordination of governors of Bombay and Madras in matter of war and peace, but during emergency they were allowed to act on their own initiative. तो जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड आपके मद्रास थे उनका सबॉर्डिनेशन कर दिया गया था इनके अंडर में। दूसरा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एंड इलिजा एमपी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ 3 असिस्टेंट जजेस। ये भी आ चुका है पीसीएस में क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो दैट वाज एलिजा एमपी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पेपर्स टू ब्रिटिश ट्रेजरी इन मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन मैटर्स रिलेटेड टू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पेपर्स दिए जाते थे इस एक्ट के थ्रू। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किस एक्ट के थ्रू आया, इस एक्ट के थ्रू आया, रेगुलेटिंग एक्ट। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड एट 24, they were elected for 4 years, 1/4 was retiring after every year, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स वर टू चार्ज इंटरेस्ट रेट एट हायर देन 12%, इंटरेस्ट रेट हायर देन 12%, कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट रेट मोर देन 12% नहीं चार्ज कर सकता है, इस एक्ट ने ऐसा निर्धारित किया था। अब आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। The political and commercial activities of the company were separated. The commercial functions were allowed to be performed by board of directors and supervision direction control was looked by board of control in England. तो पॉलिटिकल और तो कमर्शियल फंक्शन थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वाज चेंज्ड, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वाज रिड्यूस्ड टू 3। यहाँ भी चेंज हुआ लेकिन यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया 3 पे। Commander in chief was to be one of them. Then it established the board of control over the board of directors of the company. The board of control की establishment हुई इस act through. It empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possessions in India. Then Bombay and Madras were known subordinate to the Governor General and his council. The Governor General was to superintend, control, and direct them. In case of disobedience, he could suspend the number of the offending presidency government. Then the act provided for the establishment of a special court for the better trial of the company's official in England for offences committed by them in India. तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट पॉइंट है एक तरीके से जो इस एक्ट के थ्रू आया था, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ 3 मेंबर्स ईच वाज सेट अप फॉर द हेल्थ of the governance of Bombay and Madras. Then
From now on, Governor General would take the permission of the Board of Control before making a peace or declaring any war. इसमें क्या चीजें थी? The company's territories in India were first time called the British possessions in India. तो किस एक्ट के थ्रू में कंपनीज की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया? That was the Pitt's India Act of 1784. Then the British government was given the supreme control over companies' affairs and its administrations in India. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरीके से कंपनी के पूरे ऊपर होल्ड आ चुका था इस एक्ट के थ्रू। चार्टर्स एक्ट, अब चार्टर एक्ट आते हैं, ये हर 20 सालों में एक बार आते थे और कुल मिला के 4 आपके चार्टर एक्ट आए थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। पहला चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई थी वो देख लेते हैं। कंपनी गेव मोनोपोली ऑफ ट्रेड फॉर 20 years. Expenses and salaries of Board of Control to be charged on Indian revenue. Governor General would override its council. Would override its council. Charter Act of 1813 ये इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड चीज आती है। Throwing open the Indian trade to all British subjects. इंडियन ट्रेड को हर ब्रिटिश सब्जेक्ट के लिए खोल दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेंटेन इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट, it provided an annual sum of rupees 1 lakh to for spread of education. तो एजुकेशन की स्प्रेड के लिए 1 लाख रुपए तक का सम यानी पैसा खर्च करना है, ये रखा जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1813 में ये और डिसीजन दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चार्टर एक्ट 1833 आता है इसके बाद। कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना वाज abolished. तो अंडर विच चार्टर एक्ट द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना वाज abolished? दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833. Fourth member, that is the Law Commission member, Lord Macaulay, was added to the Council of Governor General as a law member. Then the British citizens were permitted to purchase land in India. तो land in India purchase करने का अधिकार मिल गया था British citizens को इस Charter Act 1833 के तहत। Now every Indian would be able to get employment according to one's merit. Merit based system यहाँ पे introduce हो जाता है। Then now a new province, North West Province, was created, which included Agra and Western Awadh. तो एक नया प्रोविंस बना था 1833 के चार्टर एक्ट से, दैट इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो कंटेन करता था आगरा एंड द वेस्टर्न अवध, जो यूपी का पार्ट है। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज विलियम बेंटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए? पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, रेगुलेटिंग एक्ट था। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू बने? तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके? विलियम बेंटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है पीसीएस में। Next, first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. The government of Bombay and Madras was deprived of their power of legislation. Introduced open competition for selection of civil servants. तो civil servants selection के लिए open competition सबसे पहली बार Charter Act 1833 के तहत आया, यानी merit system, open competition for selection of civil servants, ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1833 के Charter Act से। Charter Act of 1853. The number of members of the Council of Court of Directors was reduced from 24 to 18, out of which 6 were to be nominated by the Crown. A system of competitive exam was introduced for the civil services. Proper तरीके से competitive exams का system लेकर आ गए इस एक्ट के थ्रू। शुरुआत हुई थी 1833 में, लेकिन प्रॉपर तरीके से सिस्टम को लेकर आए 1833 में। Separate lieutenant governor was appointed for the administrator of Punjab. Act provided that the salaries of the members of the Board of Control and its secretary and other officers would be paid by the कंपनी। तो कंपनी पे करेगी इनकी सैलरी वगैरह। ठीक है, इस एक्ट में ये बात कही गई। नेक्स्ट, 6 एडिशनल मेंबर्स वाज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल टू हेल्प हिम इन फॉर्मिंग लॉज। Chief Justice and Assistant Judge of Calcutta Supreme Court and 4 representatives, one each from the Bengal, Madras, Mumbai, and Northwestern Province, was taken. This act deprived the company of its right to appoint and recall the officials of India. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो कब आता है? जब 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है, उसके बाद ये एक्ट आता है। तो सोचो इसमें कितनी सारी चीजें रही होंगी जो हमारे इंडियन लीडर्स को लुभाने के लिए लाई गई होंगी। और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो क्या होता है? कंपनी पूरी तरह से बाहर हो जाती है और क्राउन गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह यहाँ पे होल्ड ले लेती है, वो ही आ जाती है, उतर जाती है ग्राउंड पे। ठीक है, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 को। दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस में, विच एक्ट इज आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दैट वाज द एक्ट ऑफ 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858. Okay, so it provided that India henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty, यानी कि क्राउन, वहां की जो गवर्नमेंट है उनके अंडर में इंडिया गवर्न होगा।
इट चेंज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल का टैग हट गया और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया का टैग आ गया। और पहले गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे जो 1857 की रिवोल्ट के टाइम पे थे? दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो 1858 एक्ट के थ्रू ये सबसे बड़ा चेंज था। गवर्नर जनरल से हटाकर वाइसरॉय का टैग आ जाता है, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे आ जाती है। It ended the system of dual government by abolishing the board of control and court of directors. जो dual government का सिस्टम था उसको एंड कर दिया और board of control और court of directors के सिस्टम को abolish कर दिया। Then their powers were transferred to the Secretary of the State for India. The Secretary of State was to look after the administration of the country and he was to be assisted by the Council of India, which was to be consist of 15 members, and he was given the power to overrule the decisions of his council in case of deferred with it. Okay. The Secretary of State was, however, required to annually place before the Parliament a report concerning Indian account and the moral and material progress of the Indians. Then, the salary of the Secretary of the State and the cost of his office were to be paid out of the revenue of India. Secretary की सैलरी वगैरह जो भी है वो रेवेन्यू ऑफ इंडिया से ही दी जाएगी। Then the Governor General and the Governor of Presidencies were to be appointed by the Crown. तो गवर्नर जनरल हो एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज हो, ठीक है ना, जो भी वॉइस रॉयज होंगे स्पेशली वो अपॉइंट किए जाएंगे क्राउन के द्वारा। ओके। अब आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तीन इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं, एक 1861 का, एक 1892 का और एक 1909 का, जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं हम। पहले हम देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 5। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो 4 से 5 इंक्रीज कर दिए गए। यहाँ मैंने रिकॉल के तौर पे लिखा है, पिट्स इंडिया एक्ट में यही काम क्या किया गया था, रिड्यूस किया गया था 4 से 3। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या किया गया था, वापस बढ़ाया गया था 3 से 4। अब दोबारा से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स है वो 4 से 5 कर दिए गए। तो ये हिस्ट्री रही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बार बार शिफ्ट होने की, ठीक है, 4 से 5। दूसरा, इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट मेंबर्स, कैबिनेट सिस्टम एंड पोर्टफोलियो सिस्टम व्हेन डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड। तो ये था आपका। The Legislative Council of Governor General was enlarged. The number of its members was split. Not less than half of these members should be non-officials. And these members were to be nominated by the Governor General and they held office for 2 years. ठीक है। Next, the Governor General was empowered to make ordinances if necessary. The legislative power of Bombay and Madras government was once again given to them and it was taken away by the Charter Act of 1833। आपको पता होगा ये वाला जो पावर से बॉम्बे एंड मद्रास से वो ले लिए गए थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से, लेकिन वो वापस दे दिए गए आपको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। In 1862, Lord Canning, the Viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council। तो पहली बार 3 Indians legislative council में आए, नॉमिनेट किए गए लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय द्वारा। वो कौन कौन से 3 इंडियंस थे? पहले है आपके राजा ऑफ बनारस, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला एंड तीसरे हैं सर दिनकर राव। So, this policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937। इंपॉर्टेंट है ये 3 नाम, याद रखिएगा। आ सकता है कि कौन इनमें से नहीं है, आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। Next, this policy of legislative devolution resulted in grant of almost complete internal autonomy to the provinces. Next है, it also gave recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859। तो पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया और लॉर्ड कैनिंग ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन 1859। एंड इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862, 1866 एंड 1897। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब फीचर्स ऑफ एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के फीचर्स देख लेते हैं। 1892, okay, it maintained the number of additional non-official members in the central and provincial legislative council, but maintained the official majority in them. Then it increased the functions of the legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to them. Then it provided for nomination of some non-official members of the central legislative council by the viceroy on the recommendations of the provincial legislative councils and the Bengal Chamber of Commerce. That of the provincial legislative council by the governor on the recommendations of district board, municipalities, universities, trade associations, जमींदार and chambers। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस एक्ट के थ्रू हुई थी आपकी। अब फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1909 देख लेते हैं, जिसको हम मिंटो मॉर्लो या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट आपका। इसमें क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी?
इट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहला तो साइज इंक्रीज कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। दूसरा, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑफिशियल इन सेंट्रल, नॉन ऑफिशियल इन प्रोविंशियल। It provided for the first time for the associations of Indians with the executive councils of the viceroy and governors. And Satyendra Prasad Sinha was the first uh, type in which he was being included. ठीक है. Next, accepted the concept of separate electorate. Lord Minto came to be known as father of communalism. Next point, it also provided for the separate representation of presidency corporations, chamber of commerce, universities and seminars. तो आपको ये मेन पॉइंट इसका ध्यान रखना है कि इस एक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है ना, और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहते हैं। तो दो मेन पॉइंट है प्रीवियस प्रीलिम्स से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जिसको मॉन्टेग्यू क्लेमेंट रिफॉर्म भी हम कहते हैं। इट सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इसमें सेपरेट कर दिया गया था। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या होते थे, which were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. Reserved subjects क्या होते थे, it was to be laid by the were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. यहाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, with the aid of ministers responsible to the legislative council. Next आता है the dual system. This dual scheme of government was known as diarchy and a double rule was introduced. So 1919 Act के through this dual scheme of government was known as diarchy, which was double rule was introduced through this act. It introduced the bicameralism and direct elections in the country. तो bicameralism, direct elections इस act के through introduce किए गए. It required that the 3 of the 6 members of the Viceroy the Executive Council were to be Indian. ये बड़ा change देखने को मिला इस act में. Then it extended the principle of communal representation. तो 1909 में separate electorates लेके आए थे, communal representation एक तरीके से, इसको expand करने का काम भी किया इन्होंने 1919 में, by providing separate electorates for Sikh, for Anglo-Indians, for Indian Christians and Europeans. देखो, next it granted franchise, that is the right to vote on the basis of property tax or education. इसके बिहाफ पे इन्होंने right to vote का अधिकार दिया. It provided for the establishment of public service commission. तो किस एक्ट के थ्रू पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई, तो दैट वाज 1919 एक्ट. It separated the provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislatures to enact their budgets. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पब्लिक सर्विस की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए किस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी, प्रोवाइड की गई थी, दैट वाज 1919 एक्ट. देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी सबसे ज्यादा चीजें 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली गई है. It provided for the establishment of All India Federation consisting of provinces and princely states, federal list, provincial list and concurrent list. Then it abolished diarchy. 1919 Act ने introduce की थी diarchy यानी double rule, लेकिन 1935 Act ने abolish कर दी diarchy in the provinces and introduced the provincial autonomy in its place. It provided for the adoption of diarchy at the center. इन्होंने सेंटर पे diarchy को introduce नहीं किया था, provinces में diarchy को इन्होंने abolish कर दिया था, ठीक है ना. सेंटर पे तो इन्होंने रखा डायरकी, लेकिन इन द प्रोविंसेस दे अबॉलिश डायरकी और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लिया है. इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, दैट इज बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. यहाँ पे बाइकैमरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. तो 1935 एक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और एक्सपैंड किया गया. एक मिनट को. It further extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes. So separate electorate is Government of India Act of 1935 में शेड्यूल्ड कास्ट एंड वुमेन एंड लेबर के लिए भी प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब इसको और वाइड कर दिया गया. पहले 1909 में लाया गया, फिर 1919 में से एक्सपैंड किया गया, फिर 1935 में से और एक्सपैंड कर दिया गया. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इसमें. Next, it abolished the Council of India established by Government of India Act of 1858. Then it extended franchise. About 10% of the total population got the voting right. And it provided for the establishment of the RBI to control the currency and credit of the country. तो RBI किस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के थ्रू. Then it established the Federal, Provincial and Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. तो ये किस में लाया गया था? इस एक्ट के थ्रू लाया गया था. And it provided for the establishment of Federal Court which was set up in 1937.
इसके बाद फिर आपका ये वाला एक्ट खत्म हो जाता है, फेडरल कोर्ट यहाँ पे आ जाता है 1937 में, ये स्टैब्लिश करता है। इसमें ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, यार ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप 1947 का इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट आता है, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड इट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, मैंने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया वो। बट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं पीसीएस एग्जाम में, कई बार देखे हैं मैंने, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में मैंने एक पेज नोट बनाया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। द प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्वासी जुडिशियल प्रोसीड्यूर। The process of impeachment is quasi-judicial, which means that there must be special majority of two-third. तो पहला तो प्रोसीड्यूर क्या है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीड्यूर, ये टर्म याद रखना है, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टू-थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, एंड बिफोर दिस एन इन्वेस्टिगेशन इज सेटअप बाय अदर पार्टी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीड्यूर। Procedure begins with the introduction of a bill in either house of the parliament. The only condition for the initiation of the impeachment of the Indian president is the violation of the constitution. बस यही एक राउंड है। None of the president of India has faced impeachment so far. Process of impeachment of the president of India की बात करें, लोक सभा initiate the impeachment against the president, impeachment charges. Then the impeachment charges are signed by 1/4 of the members of the Lok Sabha, 1/4 members of the Lok Sabha, and a 14 days advance notice is given to the President of India. Then Lok Sabha passes the impeachment charges with two-third majority. तो ये 1/4 कहाँ पर है, जब साइन होना है लोकसभा से, और पास टू-थर्ड मेजोरिटी से होना चाहिए लोकसभा से, एंड देन सेंड्स इट टू राज्यसभा। देन राज्यसभा इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेस। व्हाइल राज्यसभा इज इन्वेस्टिगेटिंग द चार्जेस, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स। उनके पास ये राइट होता है कि कैन सिट इन द प्रोसीडिंग्स। Then Rajya Sabha agrees to the charges and passes it by two-third majority and president is removed. तो ये कुछ टर्म्स है, ये की टर्म्स है जहाँ पे हेर फेर हो सकती है पीसीएस में क्वेश्चन बनाते हुए, आप असर्शन रीजनिंग में दे देंगे आपको 1/4 की जगह टू-थर्ड डाल देंगे। तो ये चीजें बहुत होती हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें, ताकि प्रीलिम्स में इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं गलत ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने मेनली एक्ट्स वगैरह डिस्कस किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब पीवाई की एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद फाइनेंस कमीशन। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा अंडर आर्टिकल 63। The Constitution of India was adopted on 26th of November 1949. The disputes regarding the election of president are decided by the Supreme Court of India. President can vacate his office by addressing his resignation to vice president. The judges of the Supreme Court hold office till they reach the age. कभी कुछ काम नहीं करने देना है बिल्कुल भी। President can vacate his office by addressing his resignation to the vice president. Then the judges of the Supreme Court hold office till they reach the age of 65 years. How many members are nominated for the Rajya Sabha by the president? There is 12. The words secular and socialist were added in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Who was the chairman of the 15th Finance Commission of India? That was N.K. Singh. Right to reshuffle the Council of Ministers rests with the Prime Minister of India, that is under Article 75, Clause 1. Who nominates the 12 members of Rajya Sabha? President. In Constitution of India, the residuary powers are entrusted to the centre. Option number B. By which constitutional amendment the subject of education was transferred from state list to concurrent list? That is the 42nd Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment Act. Which of the following state does not have? इसमें उत्तराखंड में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। The concept of public interest litigation originated in United States of America. The Constitution of India declares India as a union of states. Option C. The who settles the dispute regarding the election of President of India? That is Supreme Court. The parliamentary form of government functions on the principle of close relationship between the legislature and the executive. The 0 hour in the Parliament of India starts at the 12 noon. Which part of the Constitution of India is related to the citizenship? That is part 2. Which of the following pairs formation is correct match? Okay, तो ये बड़ा ही
ट्रिक टाइप क्वेश्चन जाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो ही आप इसको मार्क कीजिए सही, नहीं तो आप छोड़ दीजिए इसे। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हरियाणा, विच इज ऑन 1 नवंबर 1966। जी एयर तो देखो सबका थोड़ा सा इशू हो सकता है, अगर एयर पता है तो और भी अच्छी बात है। जैसे तेलंगाना है 2 जून 2015 होगा, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000, और आपका मिजोरम है नया, ये आपका 20 फरवरी 1987 है, ठीक है। What was the basis of States Reorganization Act 1956? That was language. State Public Service Commission presents its annual report to Governor of the state. Term of State Chief Information Commissioner is 5 year or up to 65 years of age. Which article of the Indian Constitution makes provisions for the tenure of a panchayat? That is Article C 243. Who was the first Speaker of the Lok Sabha? That is option number C, G.V. Mavlankar. Which article of the Constitution of India is directly applicable on Jammu and Kashmir? Article 370, जो अब abolish हो चुका है. Which amendment has been called a revision of the Constitution of India? That is 42nd Constitution Amendment Act of 1976. इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें हुए थे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, विच आर्टिकल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32, जिसमें रिट इशू होते हैं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश रूल? देखो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट। आरबीआई किस एक्ट के थ्रू आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, और जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह से हमने नोट्स में अपने डिस्कस कर लिया है। आई होप द कंटेंट, द वीडियो एंड ऑल द लेक्चर्स आर यूजफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। पूरी वीडियोस देखिए, सारे कंटेंट को देखिए अच्छे से, इट्स वेरी यूजफुल। जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे प्रीलिम्स में आए हैं, मेरे खुद के नोट से मैंने बनाया अपने तरीके से, एंड मेरा प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ है, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम अपना ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।